असदुल्ला साहब, मुझे बता दीजिए इमरान खान को दूर-दूर तक कहीं इंसाफ मिलता नज़र आ रहा है? ये फैसले तो आसमानों पे होने हैं कि इमरान खान का क्या होगा। बज़ाहिर तो नहीं नज़र आ रहा कि उन्हें कोई रिलीफ मिलने जा रहा है। अगर रिलीफ मिलना होता तो ये सब कुछ क्यों हो रहा होता जो कुछ हो रहा है। अब आप देखें तारीख में पहली मर्तबा ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबरान भी कल जाएँगे जेल में और जेल में जाकर तौहीने इलेक्शन कमीशन की फर्द जुर्मायत करेंगे या फर्द जुर्मायत करने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। तो ये पहली मर्तबा तारीख में हो रहा है, तो हम बहुत कुछ पहली दफ़ा देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन आज तक इलेक्शन कमीशन कोई बाकायदा अदालत नहीं है, ट्रायल भी नहीं कर सकती, लेकिन इसके बावजूद वो जेल जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक के बाद दूसरा केस, दूसरे के बाद तीसरा केस, उसकी तरतीब बड़ी दिलचस्प है। इमरान खान के पर बनाए जाने वाले जो केसेस हैं, वो तकरीबन एक ही वक्त में हमारे सामने आए, लेकिन बारी-बारी उसमें जो है वो ट्रायल हो रहे हैं। ये बारी-बारी फर्द जुर्मायत हो रही है। उसकी वजह ये है कि अगर एक केस में उनको जमानत मिल जाती है, तो फिर दूसरे केस में उनको अंदर रखा जा सके। क्या वजह है असदुल्ला? क्या केसेस इस तरह इतने कमजोर हैं? क्योंकि पीटीआई वकला का तो ये मानना है कि ये केसेस तो बिल्कुल बेबुनियाद हैं, इसमें इतने स्ट्रॉन्ग केसेस नहीं है, इतनी कमजोरियां इसमें कि इसमें रिलीफ मिल जाएगा बासानी। तो क्या वजह क्या है कि एक के बाद एक इस तरह से तलवार लटकाई जा रही है? हमने हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में देखा तोशाखाना के मामले में जिस तरह से जिस तेजी के साथ, जितनी जल्दी के साथ उनको सजा सुनाई गई थी, उसमें गवाहान को भी सुना नहीं गया। इतने सुकुम मौजूद है उसके कि वो किसी अदालत में जाकर ठहर नहीं सकता। वो उसमें इतनी ज्यादा कमजोरियां और खामियां मौजूद हैं कि गवाहान को सुना नहीं गया, हक समाअत दिया नहीं गया, वकील को सुना नहीं गया, वकील मौके पर पहुंच गए और उनको कहा गया आप 15 मिनट लेट हैं, हम आपको नहीं सुन सकते, सुने बगैर फैसला दे दिया गया। ऐसा कहीं कहीं होता है किसी अदालत में, तो ये सब कुछ हुआ है। और ये अब आप ये कह रहे हैं कि वकला को ये उम्मीद है कि कुछ नहीं होगा, तो वकला तो पूरी उम्मीद है ही, लेकिन अदालतों के फैसले वकला ने नहीं करने। मैंने जैसा कि कहा कि ये फैसले आसमानों पर होने हैं और आसमान पर जो तकदीर लिख दी गई है वो तकदीर जो वो होकर रहेगा। हमारे यहाँ इसी तरह से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सियासत चलती है। आप ये देखिए क्यों ये तय किया जाता है कि इस मर्तबा इसको ये इस पर क्रॉस लग गया है, कांटा लगा दिया है, और ये इस मर्तबा इस पर टिक लगा दिया है। जिस पर टिक होता है उसके सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं और जिस पर क्रॉस लगता है उसके सारे रास्ते बंद होते चले जाते हैं। ये तमाशा पाकिस्तान में कब तक जारी रहेगा, कब तक होता रहेगा? हमने क्या सीखा है अपनी माजी की चीजों से? 2018 में हम मानते हैं ना कि जी नवाज शरीफ साहब के साथ जाती हुई और नवाज शरीफ को हुकूमत नहीं बनाने दी गई और उनके मुकाबले में इमरान खान को सपोर्ट किया गया, खड़ा किया गया। मईशत को बड़ा बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया गया। अगर 2018 में नवाज शरीफ जीत जाते तो 2023 में इलेक्शन होते तो इमरान खान जीत जाते, और अगर 2022 में इमरान खान की हुकूमत ना खत्म होती तो आज इलेक्शन हो चुके होते और नवाज शरीफ हुकूमत बना चुके होते या उनकी जमात की हुकूमत बन गई होती। तो अगर यही होना है बारी बारी, तो इसको नेचुरल तरीके से क्यों नहीं होने दिया जाता? क्यों कहीं पर कोई बैठ के फैसला करता है कि इस मर्तबा किसके लिए हवा बनानी है, किसके लिए जमात नए ग्रुप्स तश्कील देने हैं, किसके लिए इत्तेहाद बनाने हैं, कौन किसके कहने पर जो है वो किस पार्टी में जाएगा, कौन किस पर दबाव डालकर पार्टियों में शामिल कराना है, नई जमातें बनेंगी या पुरानी उसमें जम हो जाएंगी। ये सारे फैसले कहीं पर पेपर पर बैठकर क्यों होते हैं? ये सियासी जमातें अपने तौर पर क्यों नहीं कर रही होती? तो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो दायरे में सफर कर रहा है उसकी बुनियादी वजह यही है कि यहाँ पर कोई भी चीज नेचुरल तरीके से नहीं चल रही, सिस्टम इवॉल्व ही नहीं हो रहा, सिस्टम प्रमाण नहीं चढ़ रहा, सिस्टम बन ही नहीं पा रहा, वो आगे चलने, और हम घूम फिर के वही 1990 और 92 में दोबारा खड़े हुए हैं। यही कुछ तो होता और आगे नहीं बढ़ पा रहे 2023 करके।